मित्रों जय हिंद। सुमित्रा नंदन पंत की एक महत्वपूर्ण कविता है नौका विहार। हम जानते हैं कि ये कविता गुंजन उनका जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित है, उसी से ली गई है। इस कविता की व्याख्या समझने के पहले हम उनका थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं, इससे हमें कविता समझने में आसानी होगी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कौसानी में 29 मई 1900 यानी 1900 में हुआ था, 1929 मई। और उनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, पिता का नाम गंगादत्त पंत थे। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई है, बनारस में। इनकी जो काव्य थी, 3 प्रवृत्तियाँ इनमें दिखाई देती हैं। एक तो छायावादी काव्य के स्तंभ ही थे, और छायावादी काव्य जो इनका था वो 1918 से 1936 तक इनकी काव्य कृतियों में प्रभाव रहा। इस दौरान जो इनकी प्रमुख रचनाएं आईं, वीड़ा कौन कौन थी लिख देते हैं यहाँ पे, कौन थी? वीड़ा, इसके अलावा वीड़ा के अलावा ग्रंथि, वीड़ा, इसके बाद ग्रंथि, ग्रंथि के अलावा पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, ये छायावादी काव्य की इनकी रचनाएं हैं। ये छायावादी और रहस्यवादी पहला जो इनका फेज था, 3 फेज में इनकी कविताओं को बांटते हैं। दूसरा था प्रगतिवादी फेज। कौन सा था? प्रगतिवादी फेज। प्रगतिवादी फेज के अंतर्गत ये आता है 1936 से 40 तक, यानी 1918 से 36 तक। ये 1918 से 36 तक छायावादी फेज था, और 1936 से 40 तक का जो समय था वो कौन सा फेज था? ये था प्रगतिवादी फेज। इस दौरान जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें जो छायावाद, जैसे हम नागार्जुन का नाम जानते हैं प्रगतिवाद में, तो उसमें जो प्रमुख रचना है युगांत, युगवीड़ा एवं ग्राम्या। कौन कौन सी हैं? युगांत, युगवीड़ा, बीड़ा, और ये बीड़ा है ग्राम्य। इसमें प्रकृति, यथार्थ जीवन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। और इसके अलावा जो आध्यात्मवादी विचार जब इनके बाद में 40 के बाद जब इनकी जो कृतियाँ हैं उनमें आध्यात्मिकता का असर ज़्यादा है, तो उसमें जो प्रमुख कृतियाँ थी वो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कौन कौन सी थी? स्वर्ण किरण, उसको हम लिख देते हैं, कौन सी थी? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ये हो गई। इसके अलावा युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा। अंतिमा के अलावा जो और प्रमुख कविता थी वाड़ी और कला, बूढ़ा चाँद, ये सब काव्य संग्रह इस दौरान जो काव्य संग्रह है तीसरे फेज में, वो आध्यात्मवादी प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ नाटक भी लिखा। नाटक में इनके परी, क्रीड़ा, रानी, ज्योत्सना, ये सब नाटक हैं इनके। उपन्यास इनका एक था हार, कहानी संग्रह भी आया, 5 कहानियाँ 1916 में प्रकाशित हुई। निबंध और आलोचना पर भी इन्होंने लिखा है। इस तरह से इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएँ थी ये थी। लेकिन ये जो कविता गुंजन है, गुंजन से जो नौका विहार, लेकिन ये छायावादी काव्य है, तो छायावाद में हम जानते हैं कि छायावादी काव्य अगर है तो उसमें थोड़ा सा प्रतीकात्मकता होती है। जैसे कह सकते हैं कि उसमें सीधा सीधा कोई बात कहने की या कटाक्ष करने की, इसमें सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य ज़्यादा होता है, और प्रकृति के बहाने जीवन सौंदर्य को निरूपित करने का प्रयास किया जाता है। अब शुरू करते हैं कविता इनकी नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल
सात स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरो भूतल, सैकत सया पर दूध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत कांत क्लांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर, चंचल, यहाँ से हम लिखते रहते हैं, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब यहाँ से करते हैं शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। ये होता ऐसा है कि प्रतापगढ़ में काला कांकर राजभवन है, वहाँ के राजा के यहाँ उस समय अतिथि थे, तो इनको रात्रि में नौका विहार करना ज़्यादा पसंद था सुमित्रानंद पंत जी को। ये उस समय नौका विहार के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने जो, चूँकि गर्मी का सीज़न था, तो हम जानते हैं गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि जो नदी होती है वो, उसमें पानी कम हो जाता है और उसमें छोटी छोटी कई धाराएं बढ़ जाता है। मुख्य धारा जो होती है थोड़ी मोटी होती है, बाकी अगल बगल की धाराएं पतली पतली धाराओं में सिमटी होती हैं, बीच बीच में बालू के द्वीप छोटे छोटे उभर आते हैं, इस तरह की कुछ होती है। पानी अधिक स्वच्छ हो जाता है, पानी अधिक स्वच्छ हो जाता है क्योंकि जो गाद होती नीचे बैठ जाती है, तो उसमें पानी एकदम स्वच्छ उज्जवल धवल हो जाता, तो उसी के बारे में है। थोड़ा इसको जान लेंगे तो आप कविता समझने में आसानी होगी। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, पहले तो चांदनी की बात है, क्योंकि रात है तो क्या है, शांति है, शांत है। स्निग्ध, अब ज्योत्सना उज्ज्वल, अब ज्योत्सना मतलब चांदनी, चांदनी कैसी है, स्निग्ध और उज्ज्वल। अब रात की चांदनी अगर है, नीरवता चारों तरफ छाई हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो, उसमें दिन में अगर वो चांदनी होती, कोलाहल कलरव हो, तो उसने उतनी स्निग्धता और उज्ज्वलता नहीं होगी जितनी रात्रि में आपको दिखेगी। वो भी नदी के बीच में, नदी का किनारा जहाँ हो, पेड़ पौधे हों और जल हो, बालू हो, अपलक अनंत नीरो भूतल, और ऐसे में ऊपर आसमान है, घर पर, घर तो है नहीं वहाँ, न जंगल है, जंगल है, घर तो है नहीं, तो अपलक अनंत, जो आकाश है, केवल आकाश ऊपर है, अनंत आकाश है, जो अपलक पृथ्वी को, नीरो भूतल, शांत उस पृथ्वी को देख रहा है। सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, उस गंगा को देख रहा है जो सैकत सया पर, सैकत सया मतलब बालू की सैया पर, दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। अब हमने जैसे बताया कि गंगा की धारा क्या है, विरल हो गई है, यानी बीच बीच में उथला हो गया है, पानी की धाराएं बट गई हैं, और वो पतली सी छिड़काए जैसे कोई तनवंगी गंगा, मतलब तनवंगी पतले अंग वाली, इस तरह से जैसे दुग्ध धवल, उसका पानी जो है दुग्ध के समान सफ़ेद है, चूँकि चांदनी ऊपर से पड़ रही है, पानी का रंग ही चांदनी जैसा हो गया, दुग्ध हो गया है। तो ऐसा लगता है कि कोई बाला जो है, तनवंगी कृष्णकाय शरीर वाली बाला लेटी हुई है, किस पर, बालू की सैया पर, यानी उसके हाथ पैर फैले हुए हैं, यानी चारों तरफ बालू ही बालू है, धारा का अंश कम है, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, जो निढाल होकर के दिन के काम काज थकी हुई निढाल होकर लेटी है। तापस बाला गंगा निर्मल, ऐसी लगता है कोई तपस्विनी वाला, छीड़ का कभी कभी होता है, जब कोई तपस्या कर रहा हो, खाने पीने की कुछ खाना नहीं खा रहा हो, उपवास कर रहा हो, तो आदमी छीड़ का हो जाता है, तो वैसे ही तापस बाला है, तपस्विनी बाला की तरह गंगा, चूँकि तेजोमय है तो तपस्विनी बाला है। निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, अब ये चूँकि गंगा का जल जो है क्या है, निर्मल है, और शशिमुख से दीपित मृदु करतल, उसके जो अगल बगल धाराएं निकली हुई हैं उस पर चांदनी पड़ रही है, चांदनी की रोशनी सीधे पड़ रही है, तो ऐसा लगता है हथेली पर अपना सिर रख करके, लहरें उर पर कोमल कुंतल, अब सिर रख करके सो रही हैं, और जो लहरें हैं वो उनके बाल, बिखरे हुए बाल की तरह जो है, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तार तरल सुंदर, मतलब वो जो बाल हैं, जिस तरह से बालों का लय होता है, उस तरह से वो लहराते हुए बाल ऐसे दिख, धाराएं ऐसी दिख रही हैं, या लहरें ऐसी दिख रही हैं जैसे बाल लहरा रहे हों। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, और उनका आंचल जो है उसमें जो छाया पड़ रही है,
उसमें उस पर जो आसमान की नीली छाया पड़ रही है वो उनके आंचल जैसा नीला नीला ऐसा है कि नीला अंबर हो, जो सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, जो लहरों लहरों पे मृदुल लहर मतलब सिकुड़न जो आ जाती है आंचल में, उसी आंचल सिकुड़न की तरह दिख रही है वो लहरें। चांदनी रात का प्रथम पहर, यहाँ से देखिए, हम चले नाव लेकर सत्तर, मतलब चांदनी रात का प्रथम पहर, पहला पहर है रात्रि का और चांदनी निकली हुई है, हम चले नाव लेकर सत्वर, हम परता से नाव लेकर नदी की तरफ चले। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत सना रही बिखर। चारों तरफ बालू बालू है और उसमें ऐसा लग रहा है कि जो जैसे सीपी है उसके दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारे सीपी की दोनों मुख है, मुख पूरा खुला हुआ है और बीच में नदी जो है मोती की ज्योत्सना, उस मोती की तरह है जिससे ज्योत्सना या चांदनी रोशनी निकल रही हो, प्रकाश निकल रहा हो। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, हमारी नाव की पालें चढ़ा ली गई हैं और लंगर उठा लिया गया है और हमारी नाव जो है मृद मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसनी सी सुंदर। धीरे धीरे उसमें नदी में ऐसे चल रही है जैसे कोई हंसनी अपनी मस्त चाल से आगे बढ़ रही है। तिर रही खोल पालों के पर, और जैसे कोई हंसनी हो वो अपने पर को खोल करके धीरे धीरे नदी में तैर रही हो, वैसे ही अपने पर रूपी पाल को खोल करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही है हमारी नाव। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर। अब पानी ऐसा लगता है जैसे जो किनारा है, जो ऊंचा किनारा है, उसका प्रतिबिंब उस पानी में दर्पण की तरह नीचे तक दिखाई पड़ता है। दर्पण की तरह काम करता है पानी, हम जानते हैं। और पूरी जो किनारे का प्रतिबिंब है वो पानी में क्या होता है, पड़ता है। और ऐसा लगता है कि ऊपर जितना है उतना नीचे भी है वही चीज़, तो इसे गहरे यानी दुहरे या दुहरी गहराई वाला लगता है, या वो कगार ही ऊंचा लगता है कि दुगना ऊंचा है। इस तरह की कुछ किनारे की छवि दिखाई पड़ रही है। इसके बाद ये देखते हैं काला काकर का राजभवन। जो काला काकर का राजभवन है, चूँकि नदी किनारे बना हुआ, गंगा जी के किनारे बना है, जल में सोया जल में निश्चिंत प्रमन, उसकी प्रतिबिंब जो जल में पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो निश्चिंत होकर के शांति से उसमें सो रहा है। और पलकों में वैभव स्वप्न समन, और उसकी पलकों में अपने वैभव का, समृद्धि का स्वप्न तैर रहा है। अब अगला जो पैराग्राफ वो है, नौका से उठती जल हिलोर। नौका से उठती जल हिलोर, नौका जब चल रही है तो उससे जाहिर सी बात है कि जो लहरें उठती हैं, धीरे धीरे जो कि चल रही, छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। अगर नौका तेज़ चलती तो साग बेब्स की तरह ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन नौका चूँकि मृदुमंद मंद मंथर मंथर चल रही है, तरण हंसनी से सुंदर, इस तरह से चल रही है, तो क्या होगा, लहरें छोटी उठेंगी। और हिल पड़ते नभ के ओर छोर, और उसमें चूँकि अपलक अनंत नीरव भूतल, वो अपलक अनंत जो देख रहा है तो उसकी प्रतिबिंब धरती पर उसमें पानी में पड़ रहा है। और जब लहरें आती हैं तो पूरा पूरा एकदम से शांत पानी हिलने लगता है, और वो पूरा अनंत एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा नभ ही हिलने लगता है। उसका जल में जो प्रतिबिंब होता है पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा लगता है पूरा नभ ही और छोर से हिलने लगा है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। अब ऐसा लगता है कि जो तारक दल है, तारों का दल है, जो आसमान में निश्चल पड़ा हुआ था, वो हिलते हुए जल में, लहरों के साथ जल में जो हलचल मची हुई है, उसे लगता है कि वो विस्फारित नेत्रों से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के कुछ खोज रहा है। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, उन तारों से ऐसा लगता है कि अपने आभा से गगन का, आकाश का हृदय स्थल आलोकित करने के बाद उनका आंखें फाड़ करके उस जल में कुछ खोज रहा है।
जिनके लघुद्वीपों को चंचल, अंचल की ओट लिए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल। जिनके लघुद्वीपों को अंचल, अंचल की चोट लिए अविरल, ओट लिए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल। लहरें ऐसे चल रही जैसे कोई तेज हवा के झोंके से अपने अंचल से उन दीपों को बुझने से रोकने के लिए अंचल की ओट ले ली। जैसे मान लो हवा चल रही हो और कोई दीपक कोई लेके जा रहा हो, उसको बुझने से बचाने के लिए क्या करेगा, हवा का अपने अंचल का ओट ले करके उसको रोकने, हवा को रोकने का प्रयास करेगा। वैसे ही लघुद्वीपों को अपने अंचल से, उन लघुद्वीपों को, जैसे जो तारक दल रूपी जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको दिखाई पड़े, उनको बुझने से रोकने के लिए जो लहरें हैं, लहरें रूपी अंचल से उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फिरती लहरें लुकछिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र जो तारा है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचों में ही ओझल, वो सीधा सीधा एकदम सुंदर सा दिखाई पड़ रहा है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सस निज तिरेक मुख दिखला था, मुग्धा सा रुक रुक। लहरों के घूंघट से झुक झुक, अब उसमें चंद, जैसे लहरों के वजह से जो लहरें उठ रही हैं उससे तारे कभी दिखते हैं कभी छिप जाते हैं। इसी तरह से दसवीं का चूँकि चाँद है तो पूरा पूरा दिख भी नहीं रहा था, ऐसा लगता है कि कोई बाला जो है अपने घूंघट की आड़ से तो आधा ही मुख उसका दिख रहा, उस तरह से कभी लहरें उठती हैं तो गिरती हैं, तो कभी दिखता है कभी छिप जाता है। तो इस तरह से कोई बाला अपने मुख को इस तरह दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार। नाव जो है अब बीच धार में पहुंच गई है, छिप गया चांदनी का कगार। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जब बीच धार में पहुंच गई तो चांदनी की वजह से जो कगार दुगना दिख रहा था वो अब छिप गया है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब दोनों धाराएं, बीच में धारा है, दोनों तरफ दो किनारे हैं, तो ऐसा लगता है कि कृष कोमल शरीर को दो बाहों से अपने आलिंगन करने के लिए दोनों जो कगार हैं वो अधीर हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अति दूर क्षितिज पर, अब दूर जो नदी के से दूर थोड़ा सा है, वहाँ पर जो बिटप माल मतलब जो वृक्षों की जो लड़ी है, लगातार वृक्ष हैं या किनारे किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं, वो एक माला सी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आँखों के ऊपर जो भौं होती है उसी तरह से वो नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल, और जो विशाल नील गगन है वो अपलक रूप से इसको देख रहा है। माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप। जब ग्रीष्म ऋतु में नदी की धाराएं क्षीण हो जाती हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे टापू निकल आते हैं, इसमें बालू होता है। ऐसा लगता है कि चूँकि नदी का पार्ट बहुत बड़ा होता है, बीच में छोटा सा द्वीप, ऐसा लगता है कि कोई माँ अपने बच्चे को ले करके सोई हुई है। उसी तरह से माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। और जो उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप यानी जो धाराएं जा रही हैं उनको किनारे करके बीच में वो कोई बालक, शिशु बालक अपनी माँ की गोद में सोया है, वो ऐसा लग रहा है। वह कौन बिहग। अचानक कोई पक्षी बोलता है तो वह कौन बिहग, कभी कहा उठता है कि वह कौन बिहग, वो कौन सा पक्षी है। क्या बिकल कोक उड़ता हरने का बिरह, हरने का निज बिरह शोक, छाया को की कोकी को बिलोई। कौन विवाह, वह कौन बिहग, क्या बिकल कोक उड़ता हरने का निज विरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। मतलब यह है कि
एक चकवा और चकई पक्षी होते हैं जो रात्रि में उनको श्राप है कि वो मिल नहीं सकते हैं। तो क्या कौन सा पक्षी जो चिल्लाते हुए क्रंदन करते हुए उड़ रहा है कि वो को अपने चकई पक्षी से मिलने के लिए, विरह को अपने कम करने के लिए जो किस पक्षी के चकई के प्रतिबिंब को उसने पानी में शायद देख लिया हो, वही शायद क्रंदन करते हुए उड़ रहा है। अब अगला है, पतवार घुमा अप्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। काफ़ी दूर चूँकि कभी इस तरह से नौका विहार करते हुए आ गए थे, अब पतवार घुमा, अब नाव जो है पुनः घूमी और अब उसका भार भारी हो गया, क्योंकि अब अभी तक तो धारा के साथ जा रही थी, अब उल्टी धार से आने लगी, तब मेहनत लग रही है। नौका घूमी विपरीत धार, डाँड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन इस पार। अब जो भी डाँड़ों के करतल हैं सब चलाने पड़ रहे हैं और भर भर मुक्ताफल फेन, चूँकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तेज़ी से जो पतवार को चलाना पड़ रहा है, तो इससे जो जल या धारा से संघर्ष उस पतवार का हो रहा है, उससे मुक्ताफल जो फेन निकल रही है वो चांदनी रात में चूँकि चमक रही है बहुत तेज़, वो झाग जो निकल रहा है, तो वो मुक्ताफल यानी वो मोती की तरह लग रहा है। बिखराती जल में तारहार, और उस धारा को तोड़ तोड़ के आगे बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि कोई मुक्ताफल या मोतियों की माला टूट टूट के बिखर रही है। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। उस जल में जो चांदनी ज्योत्सना है, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, वो शांत स्निग्ध ज्योत्सना की जो एक लय है वो बार बार टूट रही है उन करतल से, उन चापों के करतल से लहरें टूट रही हैं, तो वो चांदनी भी झलमल झलमल करते हुए ऐसा लगता है कि चांदी के सांप की एक लड़ी है, वो बार बार उनका क्रम टूट रहा है। रेखाओं सी खिंची तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सस सौ सौ उठ झिलमिल। उन ऐसी जो लहरें हैं जो टूट रही हैं उसमें सौ सौ ससी, ऐसा लगता है कि चांद का प्रतिबिंब है उस जल में। प्रतिबिंब में चूँकि एक दिखेगा, लेकिन अगर उसमें अगर कोई हलचल कर दे या कोई कंकड़ फेंक दे तो वो टूट करके ढेर सारे हो जाते हैं। तो ऐसे ही सौ सौ, ऐसा लगता है कि सौ सौ ससी सौ सौ जुगनू झिलमिल झिलमिल कर रहे हों, ऐसा लगता है जब पतवार चल रही है उस नदी में और उसकी हलचल से जो प्रतिबिंब है वो बिखर रहा है। फैले फूले जल में फेनिल, यहाँ से पढ़ते हैं, एक मिनट। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था। अब धीरे धीरे जब किनारे आ रहे हैं तो क्या हुआ, सरिता का प्रवाह थोड़ा सा जो गहराई थी कम हुई और वहाँ से लग्गी से ले ले सहज था, मतलब जो पतवार थी वो अब ज़मीन को पाने लगी है, अब उनको चप्पू नहीं चलाना पड़ रहा है, वो ज़मीन पर पड़ गई। हम बढ़े घाट को सहोत्साह, और आज हम लोग उत्साह से तो घाट की तरफ बढ़ चले। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, हमारी नाव जैसे जैसे पार लग गई यानी किनारे पहुंच गई, अपने गंतव्य पर पहुंच गई। उर्मे आलोकित सत विचार, वैसे वैसे हमारे मन में सैकड़ों विचार आ रहे हैं। इस धारा साही जग का क्रम, इस जग का क्रम भी इस धारा के समान है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, यानी जल वही है, जल बदलता रहता, जल जाता रहता, दूसरा जल आता रहता, लेकिन धारा शाश्वत चलती रहती है। शाश्वत इस जीवन का, ऐसे हमारे जीवन का उद्गम है। हमारा जीवन इसी तरह से धारा की तरह चलता रहता, हम बदलते रहते हैं लेकिन हमारे पीछे जो प्रवाह जो है, जीवन का प्रवाह हमारे पीछे आता रहता है, जो हमको उस संबद्धता से या उस सातत्य से, उस क्रम से जोड़े रखता है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, इसी तरह से वो गति जो है धारा की गति जैसे शाश्वत है, समुद्र से मिलना उसका शाश्वत है, वैसे ही मनुष्य का जीवन निर्बाध रूप से ऐसे ही चलता रहता है। और उसका ईश्वर से मिलना, जीव का ईश्वर से मिलना एक निश्चित संगम है और एक गति प्रवाह निरंतर चलता रहता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। ये सारी चीज़ें शाश्वत हैं, यानी नभ का नीला विकास भी शाश्वत है, अनंत काल तक चलने वाला है। शाश्वत शशि का यह रजत हास,
जो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल है सच का, वो शाश्वत है। शाश्वत लहरों का, जिस तरह से लहरें रलमल, चांदी की सांपों सी रलमल, इस तरह से जो था, ये लहरों का जो क्रियाकलाप है, विलास है, ये भी शाश्वत है। हे जगजीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, हे ईश्वर, हे जगजीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त शाश्वत जीवन नौका बहार विहार। ये हमारा जीवन भी इसी तरह से शाश्वत है, जो इसी धारा के अनुसार चलता रहता है, बनता है और बिगड़ता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। जीवन का शाश्वत प्रमाण मैं भूल गया कि जीवन का क्रम ही शाश्वत रूप से चलते रहना है, रुकना नहीं है। करता मुझको अमृत दान, ये मुझे अमृत होने का एहसास दिलाता है। जिस तरह धारा शाश्वत है, धारा चलती रहती है, उसी तरह से हमारा जीवन भी शाश्वत रूप से, अविस्मरणीय रूप से, एक निश्चित सांतत्य के रूप में चलता रहता है और ईश्वर में विलीन होता रहता है। और ये मुझे अमृत दान या अमरता का एहसास दिलाता है। इस तरह से ये नौका विहार कविता का व्याख्या समाप्त हुई। इस व्याख्या को विभिन्न एकेडमिक कार्यक्रमों में और उसमें सिविल सर्विसेज में भी ये सिलेबस में है। और इसका जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष के लिए एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।